स्वागत है साथियों। आज की इस क्लास में हम यूपी जीडीसी की परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण कुछ प्रश्नों के मॉडल आंसर देखेंगे कि रिटन परीक्षा के लिए हम कैसी तैयारी करें और उत्तर कैसे लिखें। ये सारे प्रश्न और इनके उत्तर आपको हिमाचल प्रदेश असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती परीक्षा की जो लिखित परीक्षा होगी उसके लिए भी उतने ही महत्वपूर्ण होंगे। तो जिन भी परीक्षाओं की लिखित परीक्षा होने वाली है उन सभी में ये सारे प्रश्न और इनके मॉडल आंसर बहुत ही महत्वपूर्ण सिद्ध होंगे। तो देखते हैं, अब तक हमने 8 प्रश्नों के उत्तर देखे और आज 9वां प्रश्न है, संत काव्यधारा की प्रमुख प्रवृत्तियों को स्पष्ट करें। अब इस पर हमें उत्तर लिखना है। तो सबसे पहले ध्यान रखें कि आपने अब तक संत काव्यधारा के विषय में क्या पढ़ा, कौन सी विशेषताएं आपने देखी और किन किन बातों को आप जानते हैं संत काव्य परंपरा के विषय में। तो जब भी आप किसी प्रश्न को देखें तो उसके विषय में खुद ही रिकॉल करें कि आप इसके विषय में क्या जानते हैं। तो ऐसे 4-5 पॉइंट्स अगर आप याद कर पाएँ, उन्हें एक जगह लिखें और उन 5 पॉइंट्स के आधार पे आप कितनी बातें तर्कसंगत और तथ्यात्मक रूप से लिख सकते हैं, वही आपका शानदार उत्तर होगा। तो देखते हैं, हम इस प्रश्न का उत्तर लिखने का प्रयास करेंगे और कौन कौन सी बातें हमें इसमें लिखनी चाहिए। तो जब हम शुरुआत करें तो देखते हैं हम क्या लिख सकते हैं कि संत काव्यधारा के विषय में आप चाहें तो हेडिंग डाल लें, संत काव्यधारा। हेडिंग के पश्चात अब हम देखते हैं कि कौन सी बातें हमें यहाँ पर लिखनी होगी। तो हम लिख सकते हैं, संत काव्यधारा के कवियों ने संत काव्यधारा के कवियों ने सामान्य मानव के हित में सामान्य मानव के हित में धार्मिक और सामाजिक और सामाजिक रूढ़ियों का तीव्र विरोध किया। रूढ़ियों का तीव्र विरोध किया। अपनी वाणी में उन्होंने इन सभी रूढ़ियों का तीव्र विरोध किया। तो जब भी आप उत्तर लिखें तो हमने पिछली क्लासेस में भी कहा कि एक जो लाइन एरिया है जिसे हाशिया कहते हैं, वो एरिया आप छोड़ करके लिखें। मूल्यांकनकर्ताओं के लिए बहुत आसानी होती है कि मूल्यांकन करते वक्त अगर वो कोई टिप्पणी लिखेंगे या आपको नंबर देना हुआ या कोई भी बातें वो वहाँ पर लिख सकें, तो उनके लिए आपको उतना हिस्सा छोड़ना होगा। तो ये हम परिचय के रूप में संत काव्यधारा के कवियों का यहाँ पे लिख सकते हैं कि सामान्य मानव के हित में धार्मिक और सामाजिक रूढ़ियों का तीव्र विरोध किया। आगे अगर हम लिखें कि इस विरोध की प्रवृत्ति क्या थी, इस विरोध की प्रवृत्ति ज्ञान चक्षु के माध्यम से ये लाइव आंसर मैं इसलिए लिख रहा हूं ताकि आप लिखते वक्त एक एक अक्षर से और एक एक विचार से सहमत असहमत होते हुए अपने एक मॉडल आंसर को अपने मस्तिष्क में रूपाकार दे सकें। तो इस विरोध की प्रवृत्ति ज्ञान चक्षु के माध्यम से बाह्य आडंबरों पर कुठाराघात करने की थी। कुठाराघात करने की थी। ये बातें जब हम लिख रहे हैं तो आप सभी को ध्यान होगा कि कई सारे
दोहे आप लोगों ने कबीर के पढ़े होंगे या दादू के पढ़े होंगे या मलुकदास के पढ़े होंगे, तो आपने वहाँ पर देखा होगा कि ज्ञान की बातें, ज्ञान को अंग, तो ज्ञान चक्षु के माध्यम से, जैसे गुरु को आधार बना करके इन्होंने लिखा कि सतगुरु हमसो रीझ कर कहा एक प्रसंग बरसिया बादल प्रेम का भीग गया सब अंग, या भेरा देखा जरा कूद परे फरंक। जब गुरु की ज्ञान की लहर चमकी तो हमने टूटे हुए भेरे को, नाव को देखा और हमें लगा कि अब तत्काल कूद जाना चाहिए। गुरु की लहर ने ऐसा कहा, गुरु के ज्ञान ने ऐसा कहा, तो हम कूद पड़े और अपने प्राण की रक्षा की। तो ये बातें ज्ञान को अंग के माध्यम से कबीर ने भी कही हुई हैं। तो ज्ञान और चेतना प्रमुख रही है संतों की वाणी में, जिससे जो भी सामाजिक बाह्य आडंबर थे या धार्मिक बाह्य आडंबर थे, उन सभी पर उन्होंने कुठाराघात किया। अब आगे हम लिख सकते हैं कि इन कवियों ने जो प्रमुख बातें थी वो बहुत थी कि वर्णाश्रम व्यवस्था पर इन्होंने बहुत प्रहार किया। इन कवियों ने वर्णाश्रम व्यवस्था पर अपने तर्क एवं ज्ञान, उनके अपने तर्क थे और उनके अपने ज्ञान के आधार थे। तर्क और ज्ञान के आधार पर विरोध निर्मित किया। यानी ऐसा नहीं था कि निराधार केवल विरोध ही था, ज्ञान और तर्क के आधार पर इसका विरोध किया इन्होंने। इसके अलावा भी कुछ महत्वपूर्ण बातें हैं, वो भी हम देखते हैं। जैसे इसके अलावा मनुष्य के भीतर व्याप्त लोभ, मोह और हिंसा आदि को नष्ट करने का सन्मार्ग दिखाया। ठीक है, तो ये बातें लिखते वक्त आप अपनी हैंडराइटिंग में लिखें और देखें कितने पृष्ठों में आप 200 शब्दों में, 125 शब्दों में ये बातें लिख पाते हैं। तो हम इसे 200 शब्दों में लिखेंगे और देखेंगे दीर्घ उत्तरीय प्रश्न के अंतर्गत 200 शब्दों में हम अपनी बात को कैसे कह पाते हैं। आप और बेहतर हैंडराइटिंग में लिख सकते हैं। जिनकी हैंडराइटिंग अच्छी होगी, वर्तनीगत अशुद्धियां कम होंगी, वो और बेहतर नंबर प्राप्त कर सकते हैं इस परीक्षा में। तो आप कोशिश करें, प्रतिदिन लिखें, कुछ ना कुछ जरूर लिखें, और जिन प्रश्नों के मॉडल आंसर हम आपको प्रोवाइड करा रहे हैं, इनको आप अपनी जानकारी के अनुसार, अपनी एक उत्तर लेखन शैली के अनुसार एक मॉडल आंसर जरूर लिखें। तो ये एक पैराग्राफ हुआ। आगे हम देखते हैं कि उनका यह सन्मार्ग ज्ञान और चेतना के आधार स्तंभ पर टिका रहा। यानी जिन भी प्रवृत्तियों का वे विरोध कर रहे हैं अपने दौर में, अपने समय में, उनके विरोध का आधार क्या था? तो ज्ञान और चेतना को ही उन्होंने आधार बनाया कि मनुष्य के भीतर बाह्याडंबर जो कुरीतियां हैं, अंधविश्वास हैं,
उन्हें हटा करके ज्ञान और चेतना को निर्मित किया जाए। इसीलिए ज्ञान को अंग, विरह को अंग, पर्चा को अंग, परिचय को अंग, इन सभी पर कबीर ने भी लिखा हुआ है। ठीक है, तो आगे हम देखते हैं कि इन कवियों का उद्देश्य क्या था। इन कवियों का उद्देश्य क्या था? सामान्य अशिक्षित जनता, सामान्य अशिक्षित जनता पर सत्य की आभा की प्रतिष्ठा करना, सत्य की आभा की प्रतिष्ठा करना, प्रतिष्ठा करना। प्रयास करें कि जो शब्दावलियां जिस दौर की प्रवृत्तियों पर, कवियों पर या युग पर रही है, उन शब्दों को जरूर इस्तेमाल करें। आप उस स्तर के शब्दों का इस्तेमाल करेंगे तो ज्यादा बेहतर होगा। सत्य की यह आभा कैसी थी? सत्य की यह आभा आडंबर, हिंसा, असमानता, आडंबर, हिंसा, असमानता, मोह, अज्ञान की परतों को, मोह और अज्ञान की परतों को, अज्ञान की परतों को भेदने वाली थी। भेदने वाली थी। ठीक है, तो ये बातें जब आप लिखते हैं तो जो संत काव्यधारा है उसकी प्रवृत्तियों पर आप लगातार अपनी बातों को लिख सकते हैं। और अंतिम पैराग्राफ के रूप में हम लिख सकते हैं कि इन संतों ने ब्रह्म की कल्पना की, तो हम उसके विषय में भी लिखते हैं कि इनका ब्रह्म कैसे प्रकट हो रहा था, कौन सा रस था। इन संतों ने ब्रह्म की विराट कल्पना में, इन संतों ने ब्रह्म की विराट कल्पना में अद्भुत रस, कौन सा रस? अद्भुत रस का सुंदर प्रयोग किया है। सुंदर प्रयोग किया है। इसके अलावा कौन सी विशेषता है? दाम्पत्य प्रतीकों में, दाम्पत्य प्रतीकों के माध्यम से श्रृंगार और प्रेम की सटीक अभिव्यक्ति की है। तो दाम्पत्य प्रतीकों का प्रयोग करके संत काव्यधारा के कवियों ने क्या किया कि जो उनकी अभिव्यक्त भावनाएं थी उनमें संयोग और वियोग के अच्छे प्रयोग दिखाई पड़ते हैं। इससे संयोग और वियोग की उत्कृष्ट दशाएं अभिव्यक्त होती हैं, अभिव्यक्त हुई हैं।
तो आप देख सकते हैं कि ये लगभग 200 शब्दों में ये आपका उत्तर है। अगर आप लिखते हैं संत काव्यधारा की प्रमुख प्रवृत्तियों के विषय में, तब आप इतनी बातों को लिखते हैं तो आप एक दीर्घ उत्तरीय प्रश्न के रूप में या फिर इसी को थोड़ा और समराइज करके लिखेंगे, 125 शब्दों में आपकी हो जाए, तो वहां पर आप देखेंगे कि आपका जो लघुत्तरीय प्रश्न है उसका उत्तर पूरा हो जाएगा। तो उम्मीद है इस प्रश्न के विषय में आप इतनी बातें लिख सकते हैं। इसके अलावा अगर आपको तत्काल किसी आलोचक की कोई बात याद आ जाए, कोई टिप्पणी याद आ जाए, तो आप उसे भी जोड़ सकते हैं। बाकी ये सारी बातें प्रामाणिक पुस्तकों पे आधारित हैं, इसलिए आप इसे ध्यान से देखेंगे। तो यहाँ पर हम चलिए इसको देख लेते हैं कि एक बार रिवाइज करके कि हमने क्या क्या लिखा। कि संत काव्यधारा के कवियों ने सामान्य मानव के हित में धार्मिक और सामाजिक रूढ़ियों का तीव्र विरोध किया। ठीक है, सामाजिक और धार्मिक रूढ़ियों का तीव्र विरोध किया। इस विरोध की प्रवृत्ति ज्ञान चक्षु के माध्यम से बाह्याडंबरों पर कुठाराघात करने की थी। इन कवियों ने वर्णाश्रम व्यवस्था पर अपने तर्क और ज्ञान के आधार पर विरोध निर्मित किया। इसके अलावा मनुष्य के भीतर व्याप्त लोभ मोह हिंसा आदि को नष्ट करने का सन्मार्ग भी दिखाया। ठीक है, उनका यह सन्मार्ग ज्ञान और चेतना के आधार स्तंभ पर टिका रहा। इन कवियों का उद्देश्य क्या था, ध्यान रखेंगे, सामान्य अशिक्षित जनता पर सत्य की आभा की प्रतिष्ठा करना। और इसके लिए उन्होंने सामान्य जो भाषा थी उसका प्रयोग अधिकतर किया। सरल भाषा थी, कोई उसमें विचित्रता नहीं थी, कोई वाग्वैचित्र्य नहीं था। सत्य की आभा आडंबर, हिंसा, असमानता, मोह और अज्ञान की परतों को भेदने वाली थी, जिस सत्य की आभा का प्रयोग ये कर रहे थे। इन संतों ने ब्रह्म की विराट कल्पना में अद्भुत रस का सुंदर प्रयोग किया। दाम्पत्य प्रतीकों के माध्यम से श्रृंगार और प्रेम की सटीक अभिव्यक्ति की है। इससे संयोग और वियोग की उत्कृष्ट दशाएं प्रकट होती हैं। तो ये बातें जब हम लिखते हैं तो इस प्रश्न का एक उत्कृष्ट उत्तर तैयार हो जाता है। ठीक है, चलिए अब आगे देखते हैं एक अगला प्रश्न। देखते हैं अगला प्रश्न क्या है। अगला प्रश्न है, रीति मुक्त काव्यधारा की प्रमुख विशेषताओं का विवेचन कीजिए। कि ये रीति मुक्त काव्यधारा क्या थी, इसकी प्रमुख विशेषताएं क्या हैं, हमें क्या परीक्षाओं में लिखना चाहिए इसके विषय में। तो आप रिकॉल करें कि रीति मुक्त काव्यधारा के विषय में आप क्या क्या बातें कह सकते हैं, और ऐसा कहें कि आप 200 शब्दों में उसके विषय में कंप्लीट बातें बता सकें। ऐसा ना हो कि उसका कोई एक महत्वपूर्ण पक्ष छूट जाए। तो प्रयास उत्तर लेखन में आप प्रतिदिन जब करेंगे तो और अध्ययन प्रामाणिक पुस्तकों के आधार पर करेंगे, तब आपको पता चलेगा कि कौन सी चीज़ें आपसे छूट रही हैं, आपको उसमें शामिल करनी चाहिए। ये सारी बातें केवल अभ्यास से ही संभव हैं। तो इसलिए अभ्यास ज़्यादा से ज़्यादा कीजिए। देखिए कि कैसे कैसे प्रश्न पूछे जाते हैं और आप क्या जानते हैं उन प्रश्नों के उत्तर के रूप में। तो देखते हैं रीतिमुक्त काव्यधारा के विषय में हम जब लिखें तो हम क्या लिख सकते हैं। तो परिचय के रूप में हम लिखेंगे, तो रीतिमुक्त काव्यधारा को शुक्ल जी ने कैसे लिखा। तो हम कह सकते हैं कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने रीतिमुक्त कवियों को रीतिकाल के अन्य कवियों की श्रेणी में रखा है। रीतिकाल के अन्य कवि। तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने क्या किया कि रीति ग्रंथकारों की एक जो लक्षणबद्ध और सिद्ध और बद्ध इस तरह से जो रचनाएं लिख रहे थे, उनकी एक अलग कैटेगरी रीति ग्रंथकार के रूप में की है। बाकी जिन्होंने रीतिमुक्त धारा, स्वच्छंद धारा के रूप में कविताएं लिखी, उन्हें रीतिकाल के अन्य कवियों की श्रेणी में रखा। ये बात ध्यान रख लेना है, ऑब्जेक्टिव प्रश्नों की दृष्टि से भी महत्वपूर्ण है। श्रेणी में रखा। इस धारा का एक अन्य नाम एक अन्य नाम
स्वच्छंद धारा भी है। ये परिचय के रूप में हो गया इसका। अब हम देखते हैं कि आगे इस धारा के कवियों ने क्या किया। इस धारा के कवियों ने अब ये बातें आपको यहां पे मेंशन करनी होगी। रसों, भावों, नायिकाओं और अलंकारों के लक्षण की परिपाटी के लक्षण देने की परिपाटी का पालन नहीं किया है। ठीक है, तो रीति मुक्ति धारा के कवियों ने क्या किया कि इस धारा के कवियों ने रसों, भावों, नायिकाओं और अलंकारों के लक्षण देने की जो परिपाटी रीतिबद्ध और रीति सिद्ध कवि कर रहे थे, उसका पालन नहीं किया है। तो सर्वश्रेष्ठ दयाल सक्सेना जी की कविता को अगर आप याद करें, लीक पर वे चले जिनके चरण दुर्बल और हारे हैं, हमें तो हमारी यात्रा से बने अनिर्मित पंथ प्यारे हैं, लीक पर वे चले जिनके चरण दुर्बल और हारे हैं। तो ये बातें कहीं ना कहीं एक क्रांतिकारी बात नगेंद्र जी की पुस्तक में लिखा है कि परिपाटी का पालन न करना या परिपाटी का त्याग करके एक नया प्रारूप चलाना एक बड़ा क्रांतिकारी कदम है। और स्वच्छंद काव्यधारा के कवि चाहे श्रीधर पाठक के दौर में हुए हों, आगे माखनलाल चतुर्वेदी या अन्य नाम जो हरिवंश राय बच्चन तक नाम आते हैं, वो लोग ये क्रांतिकारी किस्म के कवियों के रूप में देखते हैं जिन्होंने अपनी प्रचलित परंपराओं को, जो साहित्यिक परंपराएं थी, उनका त्याग करके काव्य रचना या साहित्य रचना की। तो इन रीति मुक्ति धारा के कवियों ने क्या किया है कि जो परिपाटी है उसका पालन नहीं किया। और इन्होंने किया क्या, कुछ ने क्या किया, नीति या भक्ति, नीति या भक्ति संबंधी पद नीति या भक्ति संबंधी पद और कुछ ने श्रृंगार रस की फुटकल रचनाएं की, फुटकल रचनाएं लिखी। तो धैर्य देकर के आप अगर यहाँ तक आए हैं और समय देकर के इनको देखते हैं, क्योंकि आपको हर एक प्रश्न में रमना पड़ेगा, उसके उत्कृष्ट उत्तर को लिखने के लिए अभ्यास करना पड़ेगा। तो धैर्य के साथ थोड़ा समय देकर के इन प्रश्नों को देखें, इनके उत्तरों को देखें कि हमें कौन कौन सी बातें शामिल करनी चाहिए। आपको बहुत आइडिया, एक मॉडल आंसर मिल जाने पर एक प्रारूप सामने खड़ा होता है तो हम उसका मूल्यांकन कर पाते हैं कि हाँ, एक मॉडल आंसर हमारे पास है, इसमें कुछ और बातें हम ऐड कर दें तो हमारा उत्तर और बेहतर हो सकता है। प्रयास ही यही होना चाहिए। और आप लोग भी उत्कृष्ट जो पुस्तकें हैं, प्रामाणिक पुस्तकें, उनका अध्ययन करके इनमें और नई बातें अगर जोड़ सकते हैं तो आपका उत्तर और बेहतर हो जाएगा। ठीक है, तो ये एक पैराग्राफ हो गया। अब आगे देखते हैं कि और हमें क्या लिखना है। विशेषता क्या है, ये कवि, रीति मुक्त धारा के कवि आत्मगत और व्यक्तिगत और व्यक्तिगत मनोभावों को आत्मगत और व्यक्तिगत मनोभावों को अपने काव्य में
अभिव्यक्त कर रहे थे। अभिव्यक्त कर रहे थे। ठीक है, जिसमें उनका अंतर्मन जिसमें उनका अंतर्मन रमता था, वही उनके काव्य का विषय बनता था। वही उनके काव्य का विषय बन जाता था। यानी अपने अंतर्भावों को, अंतर्मन के जो भाव थे, उनको उन्होंने अपना काव्य विषय बनाया, न कि किसी परिपाटी के रूप में जो चीज़ें उन्हें मिली थी। एक लक्षण ग्रंथों की एक परंपरा थी जिसमें लक्षण देना, कि अलंकारों को परिभाषित करने के लिए पहले लक्षण दे करके फिर उसके बाद अलंकार के बारे में बताना। ये बातें न करके इन्होंने अपने अंतर्मन के भावों को प्रकट करना, जिसमें विरह की दशाएं, संयोग की दशाएं, अपने अंतर्मन की पीड़ा, वो सारी चीज़ें प्रकट हो रही थी। आगे हम देखें कि इसके विषय में और हम क्या लिख सकते हैं। हम लिख सकते हैं कि ये सभी कवि सभी प्रकार के बंधनों से सर्वथा मुक्त थे। सर्वथा मुक्त थे। ठीक है, सभी प्रकार के बंधन इन्होंने त्याग दिए। जो भी साहित्य की प्रचलित मान्यताएं थी, साहित्यिक परंपराएं थी, उसका इन्होंने त्याग किया। और घनानंद इन कवियों में प्रतिनिधि कवि थे। घनानंद इन कवियों में प्रतिनिधि कवि थे। तो हमने ये उत्तर लिख करके आपको बताने का प्रयास इसीलिए किया कि टाइप किया हुआ आप एक नज़र से, सरसरी नज़र से देख करके निकल जाते हैं, लेकिन यहाँ पर हम प्रयास कर रहे हैं कि आप लाइन बाय लाइन रुकें, उस पर चिंतन करें और उसका पूरा कॉन्सेप्ट आपके मन तक पहुँचे, जिससे आप उसे याद रख सकें। ठीक है, तो घनानंद इन कवियों में प्रतिनिधि कवि थे। ठीक है, इन कवियों ने अपने समय में प्रचलित इन कवियों ने अपने समय में प्रचलित साहित्यिक रूढ़ियों साहित्यिक याद रखें, हैंडराइटिंग कैसी भी हो, वर्तनीगत अशुद्धि न हो, ये आपको हमेशा ध्यान रखना है। ठीक है, प्रचलित साहित्यिक रूढ़ियों और बंधनों से मुक्ति बंधनों से मुक्ति के मार्ग को अपनाकर अपने अंतर्मन के भावों को बाहर प्रकट करने का मार्ग विकसित किया। तो अंतर्मन के भावों को बाहर प्रकट होने का
अवसर कब प्राप्त होगा? जब आप प्रचलित साहित्यिक रूढ़ियों के बंधन का भार लेकर के न टहलें, उन्हें तोड़ें और नए मार्ग को अपनाएं। तब अंतर्मुखी जो प्रवृत्तियां हैं, अनुभूतियां हैं, वो प्रकट हो सकती हैं। ठीक है, ये बातें हम यहाँ पर लिखेंगे। अब अंतिम पैराग्राफ के रूप में अगर हम लिखें कि इस काव्यधारा के कवियों की भाषा के विषय में भी, क्योंकि वस्तुनिष्ठ प्रश्नों में भी भाषा को लेकर के रीति मुक्त धारा के कि अभिधा वाली भाषा है, लक्षणा है, व्यंजना है, तो ये बातें भी हमें यहाँ पे मेंशन करनी होगी। तो एक परिचय रीति मुक्ति काव्यधारा का कंप्लीट हो जाएगा। तो हम लिख सकते हैं कि इस काव्यधारा के कवियों की भाषा में इस काव्यधारा के कवियों की भाषा में वक्रता और लाक्षणिकता विशेषता के रूप में प्रमुखता से प्रकट है। ठीक है, इस धारा के प्रमुख कवि कौन से हैं अब हमें बता भी देना है। इस धारा के प्रमुख कवियों में कौन कौन है? घनानंद ठाकुर, आलम, बोधा और द्विजदेव है। ठीक है, इन कवियों में प्रेम और विरह ये क्या है? बाह्य चेष्टाओं के रूप में नहीं है, बाह्य चेष्टाओं के रूप में नहीं है, अपितु क्या है? अनुभूतियों की मार्मिकता के रूप में अंतर्मन की अभिव्यक्ति है। तो यहां पर आप देखिए कि हमने क्या किया कि हमने रीति मुक्त काव्यधारा की प्रमुख विशेषताओं के विषय में हम कोशिश की है कि 200 शब्दों में हम अपनी पूरी बात कह सकें। तो अगर आप इतना लिख लेते हैं तो 200 शब्द आपके पूरे हो जाते हैं। यानी A4 साइज आपका जो पेपर होता है, अगर आप बहुत घना लिखते हैं, बहुत घने अक्षर लिखते हैं, छोटे लिखते हैं तो आधे पेज में, और अगर थोड़ा फैला करके लिखते हैं और फॉन्ट बड़े लिखते हैं तो आप लाइन के बीच में गैप है तो एक A4 साइज पेपर में अगर आप लिख देते हैं तो 200 शब्द आप आराम से लिख सकते हैं। ठीक है, तो कोशिश कीजिए कि आप खुद मूल्यांकन करें कि आप 200 शब्दों को कितने पेज में लिखते हैं, कितना जगह लेते हैं, 125 शब्दों में जब लिखते हैं तो कितना समय लेते हैं और कितना जगह लेते हैं। ये प्रैक्टिस करना बहुत ज़रूरी है। तो हमने यहाँ पर आपको एक मॉडल आंसर यहाँ पर बताने का प्रयास किया। अब हम एक बार इस आंसर को अच्छे से देखते हैं कि हमने क्या लिखा। हमने लिखा रीति मुक्त काव्यधारा के कवियों के विषय में कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने रीति मुक्त कवियों को रीतिकाल के अन्य कवियों की श्रेणी में रखा है।
इस धारा का एक अन्य नाम क्या है? स्वच्छंद काव्य धारा भी कहा जाता है। इस धारा के कवियों ने क्या किया? रसों, भावों, नायिकाओं और अलंकारों के लक्षण देने की परिपाटी का पालन नहीं किया, उसका त्याग किया है। कुछ ने नीति या भक्ति संबंधी पद और कुछ ने श्रृंगार रस की फुटकल रचनाएं लिखी। ये कवि आत्मगत और व्यक्तिगत मनोभावों को अपने काव्य में अभिव्यक्त कर रहे थे। जिसमें उनका अंतर्मन रमता था वही उनके काव्य का विषय बन जाता था। तो ये कुछ विशेषताएं हैं। आगे देखते हैं कि ये सभी कवि जो रीति मुक्त काव्य धारा के कवि हैं, सभी प्रकार के बंधनों को सर्वथा नकारते हैं या उससे बंधनों से मुक्त थे। घनानंद इन कवियों में प्रतिनिधि कवि माने जाते हैं। आगे हम लिख सकते हैं कि इन कवियों ने अपने समय में प्रचलित साहित्यिक रूढ़ियों और बंधनों से मुक्ति के मार्ग को अपनाकर अपने अंतर्मन के भावों को बाहर प्रकट करने का मार्ग विकसित किया। खुद ही निकाला उन्होंने ये रास्ता, परिपाटी को छोड़ करके, साहित्यिक रूढ़ियों को छोड़ करके। और अंत में लिख सकते हैं कि इस काव्य धारा के कवियों की भाषा में क्या है? वक्रता है, लाक्षणिकता है। ये विशेषता के रूप में प्रकट है, प्रमुख विशेषता के रूप में। इस धारा के प्रमुख कवियों में कौन कौन है? नाम आपको सही गिनाने हैं। घनानंद, ठाकुर, आलम, बोधा और द्विजदेव। इन कवियों में प्रेम और विरह क्या है? बाह्य चेष्टा के रूप में नहीं कि बाहर से आप इनके प्रेम को समझ पाएं, चेष्टाओं के रूप में, उस रूप में नहीं है, अपितु अनुभूतियों की मार्मिकता इतनी गहरी है कि अंतर्मन की अभिव्यक्ति अनुभूतियों की मार्मिकता के रूप में होती है। आपको हृदय से समझना होगा, आपको उनके भावों को समझना होगा, उनकी चेष्टाएं, प्रेम की चेष्टाएं नहीं देखनी, एक्टिविटीज पे नहीं, अनुभूतियों की मार्मिकता पर ध्यान देना। ये रीति मुक्त काव्यधारा के कवियों की विशेषताएं थी। तो साथियों, हम लगातार इन प्रश्नों के माध्यम से ऐसा विवेचन कर रहे हैं कि हम लिख सकें इन प्रश्नों के उत्तर। जो भी साथी यूपीजीडीसी की मेंस की परीक्षा या हिमाचल प्रदेश असिस्टेंट प्रोफेसर की लिखित परीक्षा के लिए बैच ज्वाइन करना चाहते हैं, हमारे नंबर पर संपर्क करके इस बैच से जुड़ सकते हैं। और हम लगातार आयोग में पूछे गए प्रश्नों के आधार पर, विभिन्न आयोगों में जो प्रश्न पूछे जा चुके हैं उनके आधार पर आपको एक मॉडल आंसर लिखने का अभ्यास कराएंगे, जिन्हें आप देख करके और लिखें कैसे, अभ्यास कैसे करें, वो सारी बातें हमने आपको बता रखी हैं कि कैसे आपको हाशिए को ध्यान रखना है। और दोनों, एक नहीं दोनों तरफ के हाशिए को लगभग आपको ध्यान रख के चलना है। अपने उत्तर को उस रूप में लिखना है। फॉन्ट अच्छा लिखें। अगर राइटिंग को बेहतर बनाने का अभ्यास आप कर सकते हैं तो बहुत अच्छी बात है। नहीं कर सकते हैं, अगर आपकी राइटिंग बहुत अच्छी नहीं है, तो आप वर्तनीगत शुद्धियों को ध्यान रखें। वर्तनीगत जो शुद्धियां हैं उस पर जरूर ध्यान दें, ठीक है। वर्तनीगत शुद्धि आपकी होनी चाहिए, वर्तनियों में गलती न हो, तो आप एक प्रभावी उत्तर लिख सकते हैं, अपने विचारों को प्रकट कर सकते हैं, जो कुछ आपने पढ़ा उसको समेकित ढंग से बता सकते हैं। तो फिर मिलते हैं कुछ नए प्रश्नों के साथ। आप लोग अभ्यास लगातार करते रहें। हम कोशिश करेंगे कि उच्च स्तरीय जो प्रश्न हैं जो परीक्षाओं में पूछे जाते हैं वो आपके लिए प्रोवाइड करा सकें। नमस्कार, शुभकामनाएं।